हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। PYQ सीरीज में आज हम सेट 9 करेंगे। अभी तक हमारे 8 सेट्स हो चुके हैं, जिनमें हमने जो इंग्लिश के CVT एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व किया है और आज हम सेट 9 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स शेयरिंग पावर। 3 पर्सन्स का ग्रुप जो कि पावर को शेयर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्राइलॉजी, टेट्रोलॉजी, ट्राइमविरेट और ट्राइपॉड। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? हमसे वन वर्ड पूछा गया है। 3 पर्सन्स का ग्रुप जो कि आपस में पावर शेयर करते हैं। ये एक ऑफिशियल ग्रुप हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का हो सकता है, जिसमें 3 पर्सन्स हैं जो कि पावर को शेयर करते हैं। ओके, जो उनकी अथॉरिटीज हैं। तो ट्राइलॉजी, टेट्रोलॉजी, ट्राइमविरेट, ट्राइपॉड। ट्राइपॉड तो आपने सुना ही होगा काफी ज्यादा। देखिए, ट्राई जो वर्ड होता है ना, दिस मीन्स 3। क्या मीनिंग होता है ट्राई का? ट्राई का मीनिंग होता है 3 और ट्राइपॉड, पॉड का मीनिंग क्या हो गया? लेग्स या फुट्स। तो समथिंग विच इज 3 लेग्ड। ट्राइपॉड मीन्स समथिंग विच इज 3 लेग्ड। जैसे स्टूल होते थे, अब भी होते हैं, जैसे जिनके 3 लेग्स होते हैं, कुछ ऐसे इस तरीके के कुछ टूल्स होते हैं जिनके 3 लेग्स होते हैं, तो हम ट्राइपॉड कहते हैं। जनरली वीडियोस क्रिएशन के लिए भी ट्राइपॉड का यूज किया जाता है, सुना ही होगा आप सबने, तो उसे हम ट्राइपॉड कहते हैं। तो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ट्राइलॉजी, इसमें भी ट्राई वर्ड है। ट्राई मीन्स 3, लॉजी मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज की स्टडी या सीरीज को भी लॉजी कहते हैं। जैसे ट्राइलॉजी, सीरीज ऑफ 3 बुक्स, जैसे 3 बुक्स है मान लीजिए, कोई सी भी है ना। जैसे लियोनार्डो दा विंची की बुक है द विंची कोड, उसकी वॉल्यूम्स हैं, तो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, तो तीनों वॉल्यूम्स मिलके क्या बनी? ट्राइलॉजी बनी। टेट्रालॉजी, देखिए ट्राई का मीनिंग 3 होता है, टेट्रा का मीनिंग 4 होता है। क्या होता है? टेट्रा का मीनिंग 4। क्वाड्रा का भी मीनिंग 4 होता है। मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना क्वाड्रिलेटर, तो टेट्रा मीन्स 4। तो ट्राइलॉजी सीरीज ऑफ 3, टेट्रालॉजी सीरीज ऑफ 4 और ट्राइपॉड समथिंग विच इज 3 लेग्ड। तो ये तीनों ही ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। लास्ट हमारे पास बचा ट्राइमविरेट। ट्राइमविरेट, ट्राई मीन्स 3 एंड विरेट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम विरी। विरी या फिर विर हम कह सकते हैं, जिसका मैन होता, विरी इज द सिंगुलर, मैन एंड विर इज द प्लूरल विच मीन्स MEN मैन। MEN मैन इज द प्लूरल ना। सो ट्राइमविरेट, ग्रुप ऑफ 3 पर्सन्स हु आर शेयरिंग पावर। सो ट्राइमविरेट इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ आया हमें? Group of 3 persons who are sharing power is called as triumvirate. स्पेलिंग एरर में भी हमसे पूछा जा सकता है, ये हमें याद रखनी है। ट्रायम, TRIUM, VIRATE, triumvirate. Series, group of 3 persons sharing power is called as triumvirate. So correct answer is option C. Next देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ट्राइलॉजी क्या होता है? जो सीरीज होती है 3 बुक्स की। ऐसे ड्यूलॉजी, 2 बुक्स की भी तो सीरीज होती है। अच्छा, 1 को तो हम मोनोलॉजी कहेंगे, मोनो मीन्स 1, ठीक है। सीरीज ऑफ 2 बुक्स ड्यूलॉजी, 3 बुक्स ट्राइलॉजी, टेट्रोलॉजी भी अभी हमने पढ़ा था। 4 बुक्स, अब पेंटालॉजी 5, पेंटा मीन्स 5, पेंटागन बनाते ना मैथ्स में, शेप्स में, पेंटा मीन्स 5। हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स होती है, तो हेक्सा मीन्स 6, हेक्सालॉजी सीरीज ऑफ 6 बुक्स। हेप्टालॉजी सीरीज ऑफ 7 बुक्स। ऑक्टोलॉजी सीरीज ऑफ 8 बुक्स और 9 बुक्स की सीरीज को एनालॉजी, और सीरीज ऑफ 10 बुक्स क्या कहेंगे उसे कहेंगे डेकोलॉजी। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, तो इतना हमें पता होना चाहिए। अ रेड लेटर डे, 1 वर्ड बताना है हमें। अ रेड लेटर डे किसे कहेंगे? अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे।
लाल पत्रिका दिवस। अच्छा देखिए, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं टेबल चेयर पे बैठ के, आपके पास एक मैसेज आया है दैट नाउ यू आर सिलेक्टेड और नाउ यू हैव गॉट अ वेरी गुड कॉलेज बाय पासिंग द सीईटी एग्जाम। तो आप क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे आप, है ना। और खुश होंगे तो आप जब फर्स्ट डे कॉलेज जाएंगे तो वो आपके लिए रेड लेटर डे होगा। ऑब्वियसली रेड लेटर डे यानी कि बहुत ही स्पेशल दिन होगा आपके लिए। तो अ रेड लेटर डे मीन्स अ वेरी स्पेशल डे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट डे, स्पेशल डे, रेड लेटर डे। ओके, जैसे ये रेड लेटर डे होता है ऐसे ही ब्लू लेटर डे भी होता है। तो ये इसका ऑपोजिट ही होता है एक तरीके से। रेड लेटर डे यानी कि बहुत ही स्पेशल दिन है, और ब्लू लेटर डे यानी कि बहुत अपसेट है आप उस दिन, सैड डे है कुछ इस तरीके से। तो रेड लेटर डे क्या होता है, रेड लेटर डे वेरी स्पेशल डे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए रेड से रिलेटेड कुछ और भी इडियम्स होती हैं जो कि हमसे एग्जाम में जनरली पूछ ली जाती हैं। तो टू कैच समवन रेड हैंडेड, कैच समवन रेड हैंडेड यानी कि किसी को रंगे हाथों पकड़ना, टू कैच समवन रेड हैंडेड। और टू सी समवन डूइंग समथिंग दे शुडंट बी डूइंग। एग्जांपल, Bobby promised he wouldn't eat any more biscuits, but when I went into the kitchen, I caught him red-handed opening a new packet. बॉबी ने प्रॉमिस किया था कि अब मैं और बिस्किट्स नहीं खाने वाला, लेकिन जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा वो तो बिस्किट का नया पैकेट जो है उसे ओपन कर रहा है। तो टू सी समवन और समथिंग दे शुडंट बी डूइंग। ओके, टू बी इन द रेड, टू बी इन द रेड का मीनिंग क्या है, डेब्ट में होना। ओ पीपल मनी, द ऑपोजिट टू इन द ब्लैक। देखिए इन द ब्लैक का ऑपोजिट है ये, यानी कि डेब्ट में होना, कर्जे में होना। सो टू बी इन द रेड। अंकल टैम इज ऑलवेज इन द रेड बिकॉज ही बोरोज मनी फ्रॉम द रिलेटिव फॉर हिज बैड बिजनेस आइडियाज। ठीक है, तो टू बी इन द रेड यानी कि डेब्ट में होना, मनी को पे बैक ना कर पाने की सिचुएशन में होना। ओके, ब्लू मैंने आपको बताया था, ब्लू लेटर डे, उससे रिलेटेड कुछ इडियम्स है। द ब्लूज, ओके, यानी कि टू बी इन द ब्लू भी कह सकते हैं हम इसे, अपसेट होना, अनहैप्पी होना, उदास होना, निराश होना, इन द ब्लूज। ओके, व्हेनेवर माय हॉलीडेज एंड आई गेट इन द ब्लूज। जब भी छुट्टियां खत्म होती है मैं अनहैप्पी हो जाता हूँ। वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून बहुत कम दिखाई देता है ना हमें, बहुत रेयरली। तो वंस इन अ ब्लू मून, वेरी वेरी रेयरली। ठीक है, I don't really like sweet food. I only eat cake once in a blue moon. मतलब बहुत ही कम मैं केक खाता हूँ। तो ये भी हमसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, याद होने चाहिए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए, अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट अगेंस्ट यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च। क्या स्टार्टिंग सेंटेंस क्या होगा, सबसे पहले यही देखते हैं। स्टार्टिंग ना दिखे तो पेयरिंग देखेंगे, कौन सा सेंटेंस किस दूसरे सेंटेंस से पेयर कर रहा है। थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग हमने रखनी होगी, मीनिंग हमें समझ आना चाहिए, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे ना इसको। हमें इसको पढ़ के ही समझ में आएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉन्च करेगी, वो जल्दी लॉन्च करेगी। अब क्या लॉन्च करेगी, लॉन्च करेगी तो कुछ रूल रेगुलेशन, कोई एक्ट ऐसा ही कुछ लॉन्च करेंगी एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च अगेंस्ट द पीपल और अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए लास्ट वर्ड जो है, लास्ट जो सेंटेंस है, हमें इसमें सब्जेक्ट मिल गया, द एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड मिल गई हमें, है ना। विल सून लॉन्च अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट। डी के साथ हमें ए का पेयर मिल रहा है, साफ तौर पे डी के साथ ए का पेयर मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, हमने मीनिंग समझा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लॉन्च करेगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या लॉन्च करेगी, कोई एक्ट ही तो लॉन्च करेगी ना। तो ए में हमें दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो डी का जो पेयर है वो ए के साथ बन रहा है। तो अब हम
ऑप्शंस में देखते हैं डी के बाद ए का यूज कहाँ किया गया है। देखिए फर्स्ट में किया गया है, इसमें तो नहीं है, इसमें डी के बाद सी है, एक ही ऑप्शन बचा है। इस तरीके से हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है, डी ए सी बी। देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट। अब एजुकेट किसको करेंगे, लोगों को ही तो करेंगे ना एजुकेट। तो सी ए के बाद डायरेक्टली सी, टू एजुकेट द पीपल अबाउट देयर राइट्स एंड टू वार्न ट्रेडर्स अगेंस्ट यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स। तो करेक्ट फॉर्मेशन क्या हुआ, डी ए सी बी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, one who is new and inexperienced in a certain job. ओके, कोई किसी जॉब के लिए न्यू है, इनएक्सपीरियंस, लर्नर है, ओके, अभी सीख रहा है, बिगिनर है, कोई न्यू है किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्सेटाइल, वेटरन, नेमसेक, नोविस। Someone who is new for something, for a job, for किसी भी चीज के लिए नया है वो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लर्नर है, वो बिगनर है, अभी वो वर्ड को सीख रहे हैं, इज न्यू टू समथिंग, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड। देखिए वर्सेटाइल कौन होते हैं, मल्टी टैलेंटेड, मतलब वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, मल्टी टैलेंटेड। ओके, वेटरन, मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल मीन्स मल्टी टैलेंटेड। देखिए, वन हु इज न्यू एंड एक्सपीरियंस्ड इन अ जॉब, तो क्या वो वर्सेटाइल होगा, जो भी पर्सन जॉब के लिए न्यू है, एक्सपीरियंस्ड है, तो क्या वो वर्सेटाइल होगा, यानी कि मल्टी टैलेंटेड, बहुत सारे उसके पास टैलेंट्स हैं, बहुत वर्सेटाइल उसकी पर्सनैलिटी, उसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे काम करने आते हैं, बहुत वेराइटी ऑफ वर्क्स ही कैन डू, तो क्या वो न्यू होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज एलिमिनेटेड। वेटरन यानी कि एक्सपीरियंस्ड होना, ठीक है, तो वर्सटाइल तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वेटरन भी नहीं होगा। समवन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, तो ये तो इसका नहीं हुआ ना, वेटरन मीन्स समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड। नेमसेक क्या होता है, नेमसेक यानी हमनाम, हमनाम मतलब जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है, वो जाता है कॉलेज में, ओके, कॉलेज में फर्स्ट टाइम वो गया और उसने किसी एक लड़के से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो उस लड़के ने बोला मेरा नाम तो रोहित है। तो वो पर्सन बोलता है अरे वाह, मेरा भी नाम रोहित है, हम दोनों का नाम तो सेम है, यानी कि हम दोनों नेमसेक हैं। नेमसेक यानी कि सेम नेम होना, ओके, तो ये भी नहीं होगा। नोविस इज द करेक्ट आंसर, दिस मीन्स समवन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है, समवन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड in a certain job is the novice. So option D is the correct answer. Beginner, learner. Okay. Sentence rearrangement का ही है next question भी. Capable of refolding and regaining. अब क्या capable है, कोई चीज होगी ना, फर्स्ट में तो नहीं बताया, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं होगा. The antibodies like most proteins are. This can be a first sentence because it has subject. The antibodies like most proteins are, और verb भी है. Their function when they are. अब किसका function, किसका function, ये तो नहीं हो सकता ना स्टार्टिंग. Return वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग सेंटेंसेस बी, तो बी तो एक में ही है, ऑप्शन बी में है, बी ए बी सी. The antibodies, like most proteins, are capable of refolding and regaining their function when they are returned to more favorable conditions. This is BACD. Okay, BACD. देखिए, the antibodies, like most proteins, are capable of refolding and regaining their function when they are returned to more favorable conditions. क्या है,
जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कैपेबल होती हैं रिफोल्ड होने की और रीगेन करने के, उनका फंक्शन, जब वो रिटर्न होती है फेवरेबल कंडीशंस में। तो करेक्ट इज बी, ए, सी, डी। ओके ओके, इरेजर, पेंसिल, तो पेन किससे रिलेटेड है? देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। अब हमें देखना होगा कि इरेजर और पेंसिल का रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन होता है इरेजर और पेंसिल का। जब भी हम एनालॉजी के क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हमें रिलेशन देखना होता है, क्या सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, होल एंड पार्ट का रिलेशन है, किस चीज का रिलेशन है। अब एक तरीके से हम देखें तो जो इरेजर है और पेंसिल है ये दोनों ही कुछ अलग अलग चीजें हो जाती हैं। ओके, डोंट माइंड माय ड्राइंग स्किल्स। तो इरेजर और पेंसिल दोनों ही अलग अलग चीजें हो जाती हैं, पर आपने वो भी देखी होगी, एक पेंसिल वो भी होती है जिसपे पीछे इरेजर लगा होता है स्टब वाले एरिया पे। ठीक है, ये कोई पेंसिल है बहुत बड़ी और यहाँ पे इरेजर लगा हुआ है, तो ये इरेजर है और ये पेंसिल है। तो क्या रिलेशन हुआ? पार्ट एंड होल का रिलेशन हुआ। इरेजर इज द पार्ट ऑफ पेंसिल, तो हमने इसको पार्ट एंड होल का रिलेशन माना। इरेजर इज द पार्ट ऑफ पेंसिल, तो अमंग द ऑप्शंस व्हिच वन इज द पार्ट ऑफ पेन? पेन का क्या पार्ट हुआ? निब, ऑब्वियसली निब ही होगा, जो आगे का जो पार्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं टू राइट, निब कहते हैं ना उसको, पीछे का पार्ट स्टब कहते हैं। सो इरेजर इज रिलेटेड टू पेंसिल बिकॉज इरेजर इज द पार्ट ऑफ पेंसिल। ओके, सो पेन का क्या पार्ट है? राइट मीन्स लिखना, डिलीट मीन्स हटाना, कैलीग्राफी मीन्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो निब ही होगा। तो निब, ठीक है, राइट मीन्स लिखना, डिलीट मिटाना, और निब क्या है? पार्ट ऑफ द पेन। इरेजर इज द पार्ट ऑफ द पेंसिल एंड निब इज द पार्ट ऑफ द पेन। देखिए कैलीग्राफी, क्या वर्ड है ये? कैलीग्राफी यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर सी हैंड राइटिंग। ग्राफी जो वर्ड है ये ग्राफ से बना है, ग्राफ, फिर ग्राफ लिख देते हैं। ग्राफ का मीन्स होता है टू राइट, लिखना। क्या मीन्स होता है ग्राफ का? टू राइट। ग्राफोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, है ना। तो देखिए जो खूबसूरत हैंड राइटिंग होती है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। और जो हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं होती, समझ नहीं आती, उसको कैकोग्राफी कहते हैं। कैली मीन्स ब्यूटीफुल, कैको मीन्स समथिंग विच इज नॉट ब्यूटीफुल, सो कैकोग्राफी। तो कैलीग्राफी समझ में आया आपको? ग्राफ वर्ड से बना है, ग्राफो वर्ड से बना है, विच मीन्स टू राइट। ठीक है, ऑटोग्राफ होता है ना, उसमें भी क्या ग्राफ वर्ड का यूज किया है। ऑटो मीन्स खुद लिखना, अपना ऑटोग्राफ देना। ऑटोग्राफ, ऑटोबायोग्राफी होता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो इंसान खुद अपनी बायोग्राफी लिखता है, अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बुक है इसमें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत प्यारी सी बुक है, कभी पढ़ना उसे। तो ग्राफ वर्ड हमें समझ में आया, कैलीग्राफी ग्राफ वर्ड से बना है। ग्राफ मीन्स टू राइट, कैली मीन्स ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कैलीग्राफी, और कैकोग्राफी जो राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। तो इरेजर का पेंसिल से रिलेशन था, होल एंड पार्ट का वही रिलेशन निब का जो है वो पेन से है, निब का वही रिलेशन पेन से है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड विच पार्ट हैज एरर। एरर डिटेक्ट करनी है, किस पार्ट में एरर है। क्रॉसिंग द terraced cultivated land, the father went to the edge of the steep hill and called repeatedly to his son but receives no answer. क्या एरर हो सकती है इसमें? क्या एरर होगी इसमें, हमें बताना है। Crossing the terraced cultivated land, the father went to the edge of steep hill and called repeatedly to his son but receives no answer. वो repeatedly अपने सन को बुला रहा था पर उसको कोई आंसर नहीं मिला। किस टेंस में है ये? किस टेंस में है ये? पास्ट में है,
देखिए यहाँ पे भी पास्ट है, कल्टिवेटेड, वेंट, कॉल्ड रिपीटेडली टू हिज सन, तीनों ही सेंटेंसेस पास्ट में है, तो लास्ट वाला प्रेजेंट में क्यों किया है? अगर तीनों पास्ट में है तो लास्ट भी तो पास्ट में होना था ना, इसको प्रेजेंट में क्यों किया है? तो ये एरर है। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्रॉसिंग द टेरेस्ड कल्टिवेटेड लैंड द फादर वेंट टू द एज ऑफ स्टीप हिल एंड कॉल्ड रिपीटेडली टू हिज सन बट रिसीव्ड नो आंसर। रिसीव्स तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट वन। ओके, टू स्मेल अ रैट, क्या होता है इसका मीनिंग? टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, रैट को स्मेल करना, यानी कि टू स्मेल अ रैट यानी कि कुछ ऐसी चीज जो कि ठीक ना लगे, है ना, कुछ डाउट होना, तो अजीब सा महसूस होना। टू स्मेल अ रैट, टू स्पॉट रैट इन द डार्क रूम, किसी डार्क रूम में रेट को देख लेना, चूहे को देख लेना, बहुत डर जाएंगे फिर तो। टू मिसअंडरस्टैंड अ स्पीकर, किसी स्पीकर की बातों को मिसअंडरस्टैंड करना, यानी कि उसको ना समझ पाना। सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट, कोई ट्रिक, कोई धोखा, कुछ ऐसा सस्पेक्ट करना। टू गेट कंफ्यूज्ड, टू गेट कंफ्यूज्ड, टू बी इन द फॉग, यानी कि टू बी इन द फॉग, जब हम फॉग में होते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं ना, रास्ता नजर नहीं आ रहा किधर की तरफ जाना है, तो टू गेट कंफ्यूज्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? टू बी इन द फॉग। अब टू स्मेल अ रैट, ये तो नहीं होगा, स्पॉट, ऑप्शन सी है जो करेक्ट है। टू स्मेल अ रैट यानी कि कुछ ऐसा महसूस करना जो कि ठीक नहीं है, कोई ट्रिक, कोई डिसीट, धोखा। तो टू स्मेल अ रैट यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं पर आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, तो टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट मीन्स टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट। रैट रेस, एक और वर्ड है रैट रेस, इसका मीनिंग क्या होता है? तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है सक्सेस के लिए, वेल्थ के लिए, पावर के लिए, तो रैट रेस, चूहों की दौड़, रैट रेस। अ फियर्स कंपटीशन फॉर सक्सेस, वेल्थ और पावर। एग्जाम्पल है, द कंपनीज एनवायरमेंट फेल्ट लाइक अ रैट रेस, एम्प्लॉयज वर कॉन्स्टेंटली सबॉर्डिनेटिंग ईच अदर टू क्लाइंब द कॉर्पोरेट लेडर। रैट रेस यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश में है, रैट रेस। ओके, आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। तो ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसका मीनिंग हमें बताना है। अंडर द वेदर होना, अंडर द वेदर यानी कि अच्छा मान लो बहुत सारे बादल हो रहे हैं आसमान में, बारिश होने वाली है, ठंड हो रही है और आप जा रहे हैं रास्ते में, अब आपको लग गई जुकाम, कोल्ड हो गया आपको बहुत ज्यादा, तो यू आर अंडर द वेदर। अब आपको कोल्ड हो गया, अब आप इल हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, अब आपको रेस्ट की जरूरत है। तो अंडर द वेदर होना यानी कि इल होना, ठीक है, बीमार होना, टू नॉट फील गुड। सो आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। अनहैप्पी, इरिटेटेड, डिप्रेस्ड और सिक, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अंडर द वेदर, बीमार होना, सिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम बिकॉज आई एम फीलिंग सिक टुडे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अंडर द वेदर यानी कि बीमार होना। ऑपोजिट बताना है हमें, किसका ऑपोजिट बताना है? कंसील का। कंसील, कंसील का मीनिंग यानी कि कुछ हाइड करना। जब हम किसी चीज को कंसील करते हैं ना, यानी कि हम छुपा रहे होते हैं उसको, कंसील कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, टू हाइड समथिंग, ठीक है, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को सीक्रेट रखना, किसी चीज को हाइड करना। अंडर द रैप्स, एक इडियम बोलते हैं ना हम, टू कीप समथिंग अंडर द रैप्स। अंडर द रैप्स यानी कि उसको कवर करके रखना, हाइड करके रखना, ठीक है, कंसील करना, हाइड करना, सीक्रेट रखना, अंडर द रैप्स रखना, छुपाना। अच्छा, इसके लिए हम मिसलीड या मिसगाइड को भी यूज कर सकते हैं।
When someone is concealing someone from you, something from you, तो मतलब कि वो कुछ छुपा रहा है आपसे, तो मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है. ओके. हाइड करना, सीक्रेट रखना, अंडर द रैप्स रखना, यानी कि कंसील करना. एक्सप्लेन यानी किसी चीज को एलाबोरेट करना, समझाना. नरेट, नरेट का भी यही मीनिंग है, किसी पोयम, किसी स्टोरी को नरेट करना, बोलकर बताना. डिस्क्राइब, एलोबरेट करना, समझाना. डिस्क्राइब करना, क्लियर करना. रिवील, कंसील, कंसील का ऑपोजिट पूछा गया है हमसे, तो कंसील का मीनिंग हुआ हाइड करना, सीक्रेट रखना, अंडर द रैप्स रखना, मिसलीड, मिसगाइड. और इसका ऑपोजिट क्या हो गया? रिवील करना, यानी कि कोई चीज जो आपने छुपाई थी उसको आपने रिवील कर दिया, उसको आपने बाहर निकाल दिया. तो कंसील का ऑपोजिट क्या हो गया? रिवील करना, रिवील. ठीक है, यानी कि स्पिल द बीन्स, इसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, स्पिल द बीन्स. ठीक है. और टू टेक ऑफ द लिड, टू टेक ऑफ द लिड. जैसे मान लो आज आपकी मम्मी ने आपको सरप्राइज देने के लिए राजमा चावल बनाए. अब मम्मी ने आपको सरप्राइज देना था, पर आपने तो पहले ही लिड हटा के देख लिया, प्रेशर कुकर की लिड हटा के देख लिया कि भाई उसमें तो राजमा बन रहे, तो वो सरप्राइज तो नहीं रह पाया, वो तो रिवील हो गया. यानी कि टू टेक ऑफ द लिड. ठीक है. स्पिल द बीन्स, कोई रिवील कर रहा किसी भी चीज को. टू टेक द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी यूज होता है इसके लिए. तो कंसील करना यानी कि हाइड करना, छुपाना. रिवील यानी कि बताना, जो किसी भी चीज को हाइड ना रखना. तो ऑपोजिट ही पूछा गया था हमसे, तो कंसील का ऑपोजिट क्या है? कंसील का ऑपोजिट है रिवील. टू थ्रो द डस्ट इन वंस आईज, किसी के आंखों में धूल झोंकना. सुना होगा ये आपने, किसी के आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना किसी को, है ना. किसी की आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना. टू डिसीव समवन, टू बिट्रे समवन, इसके लिए भी हम मिसलीड और मिसगाइड का यूज करते हैं. मिसलीड करना, मिसगाइड करना, फ्रॉड करना. ठीक है. फॉल्सहुड, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स है. तो टू डिसीव समवन, टू थ्रो द डस्ट इन वंस आईज, किसी की आंखों में धूल झोंकना, उसे धोखा देना, मिसगाइड करना, मिसलीड करना, कुछ उससे छुपाना, कुछ छुपा रहे हो, धोखा दे रहे हो. ठीक है. तो टू डिसीव समवन, टू फियर समवन, टू हार्म समवन फिजिकली, टू ब्लाइंड समवन, ये तीनों नहीं है. करेक्ट जो है वो है ऑप्शन डी. टू थ्रो द डस्ट इन वंस आईज, किसी की आंखों में धूल झोंकना यानी कि डिसीव करना, यानी कि धोखा दे. ओके, याद रहेगा ये हमें. टू कॉल अ स्पेड, बताइए. टू कॉल अ स्पेड. देखिए, दो तरीके के जो लोग हैं वो मिलेंगे आपको लाइफ में. पहले वो जो बातों को घुमा फिरा कर बोलेंगे, क्लियर नहीं बोलेंगे, कुछ छुपाना चाहेंगे. दूसरे वो जो बिल्कुल ब्लंट हैं, बोल्ड हैं, मतलब क्लियरली बोलते हैं. तो टू कॉल अ स्पेड उन्हीं को ही कहते हैं, यानी कि एक स्पेड को एक स्पेड कहना. जो भी है बोल्ड होकर उसको बोल देना क्लियरली, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे. ठीक है. तो टू कॉल अ स्पेड मीन्स स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रेंकली. डायरेक्टली, फ्रेंकली जो है उसको क्लियरली बताना. टू कॉल अ स्पेड. अच्छा, अब मैंने एक और बताया ना आपको, यानी कि क्लियरली नहीं बताना, कुछ छुपाना. तो उसके लिए किस इडियम का यूज होता है? बीट अराउंड द बुशेस. ठीक है. बीट अराउंड द बुशेस यानी कि घुमा फिराकर बातों को करना. कॉल अ स्पेड मीन्स क्लियरली बोलना, बिल्कुल आर्टिकुलेट मैनर में. और बीट अराउंड द बुशेस मीन्स कुछ हाइड करना, बातों को घुमा फिरा के बोलना, बीट अराउंड द बुशेस. तो टू कॉल अ स्पेड यानी कि स्पीक डायरेक्टली एंड फ्रेंकली, स्पीक क्लियरली, स्पीक क्लियरली. ठीक है. ब्लंटली, बोल्डली.
ओके, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। बाकी के तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। स्पीक रूडली, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, नहीं। कॉल अ स्पेड मीन्स डायरेक्टली और फ्रेंकली बोलना। ओके, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच वो होते हैं जो किसी भी चीज को, किसी भी सेंटेंस को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। हिंदी में हम अलंकार पढ़ते हैं ना, यानी कि सेंटेंस को, उस सेंटेंस की शोभा को बढ़ा दिया गया, उसको बहुत ब्यूटीफाई कर दिया गया है, खूबसूरत बना दिया गया है। रेज ऑफ द सनशाइन, सनशाइन सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है, वो डांस कर रही हैं थ्रू द ट्रीज। तो ये जो सूरज की किरणें आ रही है ना, रेज आ रही है, डांस कर रही है, ये डांस ऐसे लहर में कुछ डांस कर रही है। तो रेज ऑफ द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज। देखिए अब ये जो रेज ऑफ सनशाइन है, क्या ये डांस कर सकती है? नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। अब ये डांस नहीं कर सकती है, लेकिन हमने तो कह दिया कि ये डांस कर रही है, ठीक है, हमने कहा है कि ये डांस कर रही है, यानी कि हमने इनको पर्सोनिफाई कर दिया। कोई एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको हम कोई लिविंग थिंग जैसा वर्क करते हुए बता रहे हैं, यानी कि हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मानवीयकरण कर रहे हैं, यानी कि उसको एक इंसान की तरह हमने बताया है। जैसे कोई इंसान डांस करता है ना, उसी तरीके से जो सनशाइन की जो रेज है ये डांस कर रही है। तो जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करते हैं तो उसके लिए एक ही फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाई कर देना, उसको इंसान की तरह काम करता हुआ बताना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हैपनिंग वंस इन 100 ईयर। 100 ईयर क्या होते हैं? 100 साल। सौ साल में एक बार कोई चीज हो रही है, ठीक है, 100 साल में कोई चीज एक बार हो रही है, तो उसे आप क्या कहेंगे? बायसेंटेनियल, सेंटेनियल, एनुअल, बायनियल। एनुअल तो आपने सुना होगा ना, एनुअल फंक्शंस होते हैं स्कूल में। एनुअल फंक्शन होता है ना, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स, डांस करते हैं, जो भी कुछ एक्टिविटीज होती है उसमें। तो एनुअल फंक्शन जो होता है वो एक बार होता है साल में, है ना, ईयर में एक बार होता है। तो समथिंग विच इज हैपनिंग वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर कोई चीज हो रही है तो वो एनुअल है, एक साल में एक बार। और अगर 2 साल में एक बार हो रही है तो वो बायनियल है। 2 साल में एक बार, मान लो कोई भी फंक्शन है या कुछ भी एक्टिविटी है वो 2 साल में एक बार हुई है तो हम उसको बायनियल कहेंगे, ठीक है। सेंटेनियल कोई चीज जो 100 ईयर्स में एक बार होती है, 100 साल में एक बार। सेंट का मीन्स होता है ना 100। सेंचुरी, सेंचुरी में सेंट वर्ड आता है, 100 रन। परसेंट, परसेंट में 100 आता है ना, तो सेंट का मीनिंग क्या होता है? 100। सेंटेनियल 100 साल में एक बार। और बाय सेंटेनियल, बाय आ गया, बाय वर्ड क्या, बाय का क्या मीनिंग होता है? बाय का मीनिंग होता है 2। जैसे बाइसाइकिल हम लोग देखते हैं ना, 2 टायर्स होते हैं। बाय सेंटेनियल यानी कि 200 साल में एक बार कोई चीज हो रही है तो वो बाय सेंटेनियल है। हैपनिंग वंस इन 200 ईयर। हमसे क्या पूछा है? कोई चीज जो 100 ईयर्स में एक बार हो रही है, 100 साल में एक बार कोई चीज होगी तो उसे सेंटेनियल कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ओके, मिसस्पेल्ड वर्ड। अच्छा, राइटली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि राइटली स्पेल्ड है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द राइटली स्पेल्ड वर्ड। कम्युनिज्म, कम्युनिटी, कम्युनल, कम्युनिटी, कम्युनल, ये वर्ड्स होते हैं ना, कम्युनल, कम्युनिटी, तो सी से स्टार्ट होता है और इसमें डबल एम आता है। मतलब ये जो कम्युनिज्म है ये कम्युनल से ही बना हुआ वर्ड है। तो कम्युनल की स्पेलिंग क्या होती है? COMMUNAL। तो कम्युनल,
कम्युनिज्म ओ नहीं आता, यू आता है। ऑप्शन बी कम्युनिज्म, कम्युनिज्म COMMUNISM। तो कम्युनिज्म इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन था हमारा एरर स्पेलिंग का जो क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हमने इतना ही किया, काफी सारे हमने क्वेश्चन समझे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।